नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स विद संदीप मानोधने। सेशन नंबर 25। आज है 22 मई शुक्रवार और हम तैयार हैं हमारे 25वें सेशन के साथ। तो काम शुरू किया जाए भैया। दोस्तों, आज के हमारे 10 टॉपिक्स ये हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं ये 10 टॉपिक्स पर आऊं, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं। ये हमारी सीरीज का 25वां सेशन है, 25वां सत्र है लेवल 3 मेंबरशिप का। ये सेशन हम इंटरनेट पे फ्री यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर रहे हैं सभी के लिए, तो अच्छे से एंजॉय कीजिए, पढ़िए। लेकिन असली मजा पूरी सीरीज में है, उसके लिए आप तुरंत लेवल 3 ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे। आते हैं वापस इस पे। आज के जो 10 टॉपिक हम पढ़ेंगे, सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी में इलॉन मस्क ने अपना मैसिव आईपीओ का पूरा प्लान प्रस्तुत किया है। तो वो क्या चाहते हैं, इतना बड़ा आईपीओ लाकर क्या वो मंगल ग्रह को ही इनहेबिट करने चले हैं? अब हम उसको समझेंगे। इंडियन इकोनॉमी में द बैटल ओवर द वैल्यू ऑफ रुपी, रुपया कहां जाके ठहरेगा, इसको लेके अब बिल्कुल पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। एक बोलता है कि रुपया गिरना ही नहीं चाहिए क्योंकि बहुत भयानक पीड़ा है सबको, और दूसरा बोलता है गिरने दो, उसका एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, उसे गिरने दो। तो हम देखेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी में भारत का लिथियम पूरा योजना जो है उसमें अनेक दिक्कतें खड़ी हुई हैं, तो उन्हें कैसे रिजॉल्व करेंगे उसको समझेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम बात करेंगे रूफटॉप सोलर एनर्जी आखिर काम कैसे करती है, क्योंकि इसके ऊपर अभी बहुत बात हो रही है, खासतौर पर फ्यूल इंपोर्ट क्राइसिस के चलते। भारतीयों की आदत है, क्राइसिस आती है तो हम एकदम से उठ के बैठ जाते हैं भैया। इंडियन पॉलिटी, वन पर्सन वन वोट का सिद्धांत संविधान में कैसे, क्यों, कब आया और पहला चुनाव किन हालातों में हुआ, किन बहुत कठिन परिस्थितियों में भी चुनाव करवाया गया। ग्लोबल पॉलिटी में अमेरिका क्यूबा को तबाह कर रहा है, कैसे, क्यों, किसके लिए। सोशल इश्यूज में नीट और जेई को मर्ज करने की बात चल रही, मतलब एक बीमारी है, उसका इलाज बीमारी से भी घातक। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में सीजीआई ने कॉकरोचों की बात की, क्यों की, और उस कॉकरोच की बात करने से क्या हो गया। जनरल इश्यूज में भारत का जो पीक पावर डिमांड है वो एकदम टॉप पे चल रहा है। 271 गीगावाट अभी हुआ, भारत की ग्रिड ने उसको संभाला। लेकिन आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पावर मिनिस्ट्री ने एक अपील जारी की है कि भैया सोच समझ के बिजली खर्च कीजिए, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर ये और बढ़ा तो ग्रिड में बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हम आपको इसका तकनीकी ओरिएंटेशन देंगे आप। और फाइनली एआई में, एंटरप्राइज में एआई का अडॉप्शन हमेशा बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा क्यों? दोस्तों, यह है हमारा करंट अफेयर का पूरा आज का प्रोग्राम। हफ्ते में हम 3 बार मंडे, वेंसडे, फ्राइडे ये लाते हैं। आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको साल में ऐसे 150 सेशन मिलेंगे। हर सेशन पर एक बहुत खूबसूरत क्विज भी मिलती है। 30 क्वेश्चंस की ऑनलाइन क्विज है। आज हम आपको वो लिंक और पासवर्ड भी देंगे, सभी को इंटरनेट पे फ्री जा रहा है ये सेशन हमारा, अच्छे से पढ़िए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, हमारा शानदार टर्बो चार्जर कोर्स लॉन्च हो चुका है। 13 जून सैटरडे सुबह 8 बजे से इसकी क्लास शुरू होगी, पूरी लाइव रहेगी, 1-1 घंटे की 12 क्लास होंगी। आपको मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से एआई, इस एआई टर्बो चार्जर कोर्स में पढ़ाऊंगा। दिस इज अ वंडरफुल कोर्स फॉर एवरीवन, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स बोथ। तो इस लिंक को कमेंट में हमने दी है, उसको क्लिक कीजिए, टर्बो चार्जर पर जाइए और एनरोल कीजिए। सभी के लिए 10% इंसेंटिव ऑफर अवेलेबल है। टर्बो 10, टर्बो 10। हमारे जो मेंबर्स हैं चैनल के, उनको हमने कम्युनिटी टैब में अलग से ऑफर दिया है, उसको देख लीजिएगा। थैंक यू। क्विज इस पोर्टल पे मिलती है, हर सेशन की 30 क्वेश्चन की तगड़ी क्विज हम बनाते हैं। ये हमारे नए नए जो अभी इंटरनेट पे पहली बार देख रहे हैं हमें, उनके लिए है। ये लिंक कमेंट में इस पर क्लिक करोगे खुलेगा। अभी आज का पासवर्ड है हैप्पी सीए, ये कल चेंज हो जाएगा पासवर्ड, अभी आप यूज कर लीजिए, देख लीजिए। तो हम ये चेंज कर देंगे ताकि फिर सिर्फ मेंबर्स को ही अवेलेबल रहेगा। शुरू करें, ये गोज। एलॉन मस्क फ्लोर्स अल्ट्रा एम्बिशियस आईपीओ, हाउ, व्हाट, व्हाई। आइए शुरू करते हैं।
इलॉन मस्क ने अपना बेहद महत्वाकांक्षी आईपीओ लाया है जिसमें काफी आगे की एक आहट मिलती है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभी तक की टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग्स में शायद सबसे बड़ा लिस्टिंग है ना, जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है सबसे बड़ा हो सकता है। और अमेरिका का स्टॉक मार्केट दुनिया में मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 1 है, चीन का नंबर 2 है, लेकिन वो बहुत पीछे है उससे। मार्केट स्पेसएक्स को क्या देख रहे हैं? रॉकेट कंपनी, सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी, एआई इंफ्रा कंपनी, या ऑल थ्री टुगेदर? इलॉन मस्क अपने आप को 3 तरीकों से पेश कर रहे हैं मार्केट में। एक तो वो रॉकेट बनाते हैं और पूरा रॉकेटरी का ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम और मंगल ग्रह को बसाने की बात कर रहे हैं। सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी में दसों हजार सैटेलाइट से स्टारलिंक चल रहा है। और एआई इंफ्रा कंपनी जो एक्स उन्होंने बनाया है और ग्रॉक बनाया है, ये तीनों का मिला जुला मार्केट वैल्यूएशन होगा या अलग अलग होगा, अब ये हमें पता चलने वाला है। तो जो प्रपोज स्पेस एक्स का आईपीओ आ रहा है, मस्क बोल रहे हैं मेरी कंपनी $2 ट्रिलियन की वैल्यू की है। 2000 बिलियन, आजकल ये लोग ट्रिलियन के नीचे बात ही नहीं करते। तो वो एक झटके में खुद को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल उसकी लीग में उठा के रख रहे हैं। ये एक बहुत अजीब बात है क्योंकि स्पेसएक्स अभी भी बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, लॉन्ग टर्म बातें करता है और उसका फ्यूचर कैश फ्लो पूरी तरह अनसर्टन है। और रॉकेट्स एक से एक उन्होंने बना दिए, स्टारशिप्स और वो सब, लेकिन मंगल ग्रह को बसाना ये पॉसिबल ही नहीं है। यू कैन नॉट सेटल मार्स। वो आने वाले सालों में सबको दिखेगा, लेकिन अभी उनके इस ड्रीम को लोग बाय करेंगे या नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों, अब इस पूरे सपने के लिए ही वो आईपीओ ला रहे हैं। स्टारशिप, स्टारलिंक, लॉन्च सिस्टम, फ्यूचर स्पेस इंफ्रा, जिसमें ऑर्बिटल डेटा सेंटर भी हैं। हमने हाउ, व्हाट, वाई की बात की थी, उसी का उत्तर दे रहे हैं। ये केवल एक रॉकेट बिजनेस तो हो नहीं सकता क्योंकि स्पेसएक्स में लॉन्च सर्विसेज भी हैं, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड भी है, डिफेंस लिंक कॉन्ट्रैक्ट भी हैं। तो शायद वो ये सारी चीजें दुनिया की सरकारों को बेचेंगे। वाई की अगर बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि भविष्य में स्पेसएक्स ही एक ऐसी कंपनी है जो स्पेस की लॉजिस्टिक्स और ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए आपको हमारे पास आना ही होगा। ईरान में युद्ध शुरू हुआ उसके कई महीने पहले वहां के हजारों लोगों को बड़े रहस्यमयी तरीके से स्पेसएक्स के हैंडसेट दिए गए और उसके जरिए उनसे कम्युनिकेशन होता था और वो सारे लोग वहां क्रांति करने के लिए तैयारी करवाई गई थी। ईरान के आईआरजीसी ने और पुलिस ने सबको पकड़ लिया, मैक्सिमम को सजाए मौत हो गई। और फिर स्टारलिंक को रोकने के लिए चाइना से स्पेशल टेक्नोलॉजी लेके स्टारलिंक के पूरे सिग्नल्स को ईरान के ऊपर रोका गया था। तो स्टारलिंक अमेरिका के हाथ में बहुत बड़ा वेपन है, ये याद रखना। स्टारलिंक इज नॉट जस्ट अ कंपनी, यही वो भारत के साथ भी, जी हाँ, इसलिए भारत को दरअसल अपना खुद का स्टारलिंक बनाना चाहिए। इसरो में दम है, भारत अपना 5000 सैटेलाइट का पूरा एलईओ बना सकता है। मैं समझ नहीं पाता हूँ क्यों नहीं बना रहे हैं। जिस दिन मन बन गया बना भी देंगे, लेकिन अभी तो हम उस रेस में है ही नहीं और हम उल्टे स्टारलिंक पर डिपेंड होने जा रहे हैं, जो मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा है। तो इस तरह से आने वाले समय में अब मेगा आईपीओस का समय आ रहा है। अगर इनमें से एक भी फेल हुआ और वैसे रिजल्ट नहीं दिए तो मार्केट में काफी लंबे समय तक एक हताशा का माहौल बन सकता है। इस इन्फोग्राफिक में एलॉन मस्क द पर्सन की कहानी है, इसको आप पूरा देखिए। एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो इसमें आपको मिलेगी। हर सेशन का स्टडी मटेरियल, यानी ये सब जो आप देख रहे हैं, ये नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करेंगे तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो वो सब आप कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। और ये सेशन हम फ्री दे रहे हैं तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा और क्विजेस आप अभी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कोई भी सेशन क्यों मिस करना? लेवल 3 में आज के आज एनरोल कर लीजिए। 1 से 2 साल हमारे साथ जुड़े रहिए, ज्ञान का भंडार आपको मिलता रहेगा, आपकी ग्रोथ होती रहेगी। प्रोफेशनल हो, होम मेकर हो, स्ट्रेटेजिस्ट हो, स्टूडेंट हो, हर किसी के लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लेवल 3 पे आते हैं तो लेवल 2 का इकोनॉमी क्रैकर भी आपको मिलता है। आज हमने उसमें गोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया का वीडियो जारी किया, उसमें हम हर छठा वीडियो रिलीज करते हैं, वो आप देखिएगा। आइए दोस्तों, आज के सेकंड अपडेट पे चलते हैं। मजा आ रहा है सेशन में तो भैया लाइक करो, कमेंट करो, बताओ अपनी राय। कहीं आपके पास कुछ नया और एडिशनल कंटेंट है किसी टॉपिक पे, शेयर करो, एक दूसरे से सीखेंगे, मजा आएगा।
रुपए के मूल्य को लेकर एक अजीबोगरीब महायुद्ध छिड़ गया है। कुछ लोग कहते हैं गिरने दो। अरविंद पनगड़िया 16 फाइनेंस कमीशन के बॉस अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने ये बोला है कि रुपया गिरता है तो उसे गिरने दो, बिल्कुल लोड मत लो। आरबीआई को अपना डॉलर का बड़ा प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज खर्च करके रुपए को बचाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, यह उनका कहना है। तो अगर ऐसा है तो फिर रुपए को 100 भी पार होने दो। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। रुपया बहुत भारी प्रेशर में आया है, 97 तक भी पहुंचा, फिर बाद में आरबीआई ने डॉलर खर्च किए तो रुपया उठा। ऑयल प्राइसेस, एफपीआई आउटफ्लो, यूएस यील्ड और डॉलर डिमांड की वजह से रुपया लगातार गिरता जा रहा है। सामान्य तौर पर देखें, न्यूट्रल होकर देखें तो भाई ठीक है, सप्लाई डिमांड का चक्कर है। लेकिन भारत में रुपया एक पॉलिटिकल टूल बना है। 2011, 12, 13 में यूपीए की सरकारों को रुपए को लेके ही खींचा जाता था कि देखो डुबा दिया भारत को, रुपया 60 पार कर गया, अब तो रुपया 100 के आसपास आ रहा है। तो इस तरह से किसी एक चीज को आप हथियार बनाते हैं तो किसी दिन वो आप ही पे पलट के लगती है। रुपया बहुत तेजी से गिरा है क्योंकि इंपोर्टर्स और इन्वेस्टर्स को अब डॉलर चाहिए जब ग्लोबल कंडीशंस बिगड़ रही हैं। तो आरबीआई जो है करेंसी स्टेबिलिटी के लिए डॉलर इंटरवेंशन करता है, और पनगड़िया वही बोल रहे हैं कि नहीं मत करो, रुपए को गिरने दो, 100 पार होता होने दो, वगैरह वगैरह, विच इज एन अमेजिंग थिंग टू हियर। रुपया जब गिरता है तो आप इन्फ्लेशन इंपोर्ट करने लगते हैं। रुपए के गिरने से इन्फ्लेशन होता है। जितने बच्चे बाहर के देशों में पढ़ रहे हैं, अमेरिकाज में या यूरोप में, कहीं भी और, उनके माता पिता की टांगें टूट गई हैं क्योंकि 20-30% फीस से ज्यादा का बजट हो गया। फीस वैसे ही बहुत ज्यादा, ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं। वहां की बात तो छोड़िए, भारत में जो लाखों लाखों कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, जो ऑनलाइन सर्विसेज यूज करती हैं अमेरिकन कंपनीज, क्योंकि पैरेलल ऐसी बहुत सी सर्विसेज है ही नहीं इंडिया के पास, वो सब डॉलर में चार्ज करती हैं। कोई $20 प्रति महीना, कोई $50 प्रति महीना, कोई $500 वो सब 20-30-40% महंगा हो जाएगा। तो डायरेक्ट लॉस है आपका, सीधे आपकी मार्जिन कम होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो रुपए के गिरने से होती हैं, और ये बोलने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आम आदमी के लिए रुपए का गिरना बहुत ज्यादा हानिकारक है। दोस्तों, जैसे जैसे रुपया गिरेगा तो उससे ये सारी चीजें होंगी जो आप सामने देख रहे हैं। आते हैं इसके ऊपर एक सेकंड में। भारत बहुत ज्यादा ऑयल प्राइसेस के प्रति सेंसिटिव है और ईरान वॉर की वजह से वो $100 पार कर गया। हो सकता है पीस हो जाए तो वो 90, 80, 70 तक भी आ जाएगा, लेकिन सप्लाई में भी टाइम लगेगा, तो उस वजह से प्रॉब्लम बना रहेगा। आरबीआई किसी एक रुपए के लेवल को फिक्स करके नहीं चलता है, तो मैनेज्ड फ्लोट है भारत में, ब्रॉडली उसको मैनेज करता है, झटके नहीं लगने देता, वॉलेटिलिटी मैनेज करता है, एक प्राइस पॉइंट मैनेज नहीं करता है। और यही उस इम्पॉसिबल ट्रिनिटी ट्रायंगल में ये चीज आती है कि किसी भी देश का सेंट्रल बैंक 3 में से 2 ही काम कर सकता है। आप फुल कैपिटल फ्लोज अलाउ करो, कन्वर्टेबिलिटी, वो एक गोल हो सकता है। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी पूरी इंडिपेंडेंट हो, वो दूसरा गोल हो सकता है। आप अपने करेंसी की प्राइस फिक्स कर लो, वो तीसरा गोल। 3 में से कोई 2 गोल आप कर सकते हैं, तीसरा अपने आप टूट जाता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारत इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें वो रिटर्न्स नहीं मिल रहे और टैक्सेशन ने उनको बहुत बुरी मार मारी है। वीकर रुपी एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि एक तो उनकी कमाई बढ़ती है, प्लस उनके प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होते हैं तो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। लेकिन ये लॉजिक चलता नहीं है प्रैक्टिस में एक लेवल के बाद, क्योंकि भारत से जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसका इंपोर्टेड कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो आपकी इंपोर्ट प्राइस अनाप शनाप बढ़ती है, फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रुपया टूटेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अब ये प्रेशर बिल्कुल सिर पे चढ़ गया है। ट्रेड डेफिसिट, हाई इन्फ्लेशन, एफडीआई एफआईआई आउटफ्लोज, इंटरेस्ट रेट, क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये सारे कारक हैं जो इस कहानी में सामने आते हैं। अब अगर आपका ट्रेड सरप्लस बहुत होगा तो आपका रुपया बढ़ सकता है ट्रेड सरप्लस से, इसीलिए आप डॉलर ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहेंगे। रुपए की वैल्यू अगर कंसिस्टेंट रहेगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। एफडीआई एफआईआई इन्फ्लोज इसके लिए जरूरी हैं। और भारत क्योंकि 80-85% एनर्जी आयात कर रहा है, इसलिए हम फंसे हुए हैं।
तो ये डिबेट चलती रहेगी, ये लंबी डिबेट है, लेकिन 100 रुपए के पार जाने दो ऐसा बोलने वाले अभी अभी आए हैं जो जस्टिफाई कर रहे हैं कि टूट जाने दो रुपए को। ठीक है, बढ़िया है, होने दो। आइए तीसरी खबर पे चलते हैं। भारत ने लिथियम के बड़े प्लान्स बनाए हैं क्योंकि हम ईवी इकोसिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं जिसका बेस है लिथियम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने लिथियम के लिए जो सोचा उसमें भी चुनौतियां आ रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह आ रही है कि हमारे लिथियम के एक्सपोर्ट 2025-26 में 40,000 करोड़ हो गए। तो एक तरफ हम गोल्ड इंपोर्ट रोकने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि भारत साल में कितना टन गोल्ड खुद प्रोड्यूस करता है? 2 टन। और भारत कितना टन गोल्ड हर साल कंज्यूम कर जाता है? 800 टन। तो कोई मेल ही नहीं, इसलिए इंपोर्ट होता है सब। अब वो डिबेट एक मिनट के लिए छोड़ो, आ जाओ लिथियम पे। साल का 40,000 करोड़ का लिथियम का आयात हो रहा है भैया हमारा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम खुद क्यों नहीं बना पा रहे हैं? और अगर हमको इतना आयात करना पड़ रहा है तो हम तो पूरी तरह चीन पर डिपेंडेंट हो गए, जो कि हम हो गए हैं। तो हमारा ईवी का पूरा इकोसिस्टम इज पासिंग थ्रू अ चोक पॉइंट कॉल चाइना। जिस दिन उसने किल स्विच दबा दिया आपका ईवी इकोसिस्टम बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमें युद्ध स्तर पे इससे निपटने की जरूरत है। अब समझिए बात, लिथियम से ही लिथियम आयन बैटरीज बनती हैं जिनसे ईवीज चलते हैं और बाकी बहुत सारी चीजें चलती हैं। भारत ने ईवी इकोसिस्टम को बहुत पुश किया है और बैटरी स्टोरेज को बहुत पुश कर रहा है। बट हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। तो क्लीन एनर्जी में सेल्फ रिलायंस कहां से आएगा? जब सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में ईवी के लिए एडवांस केमिस्ट्री सेल पीएलआई स्कीम लाई थी, उसमें जिन जिन से ये उम्मीद थी कि वो प्रोडक्शन शुरू करेंगे उसका मुश्किल से 2% प्रोडक्शन ही अभी तक शुरू हुआ है और बड़े बड़ी कंपनीज भी उससे थोड़ी सी दूर रही हैं। लिथियम डिपेंडेंस सिर्फ रिजर्व्स की बात नहीं है। कश्मीर में जो रिजर्व मिला था उसमें 2 बार प्राइवेट बिडर्स को बुलाया भी गया, बिडिंग के राउंड्स भी हुए। उन्होंने वहां की स्थिति, जियोलॉजिकल सिचुएशन और लिथियम की क्वालिटी देख के पैसा लगाने से मना कर दिया। तो अगर वो लगा भी देते तो उससे आप रिजर्व्स का एक्सप्लॉइटेशन तो करते, लेकिन दरअसल माइनिंग के बाद प्रोसेसिंग, सेल प्रोडक्शन, बैटरी पैक, रिसाइकलिंग, ये पूरी चेन बनानी पड़ती है। इसमें चीन अनफॉर्चुनेटली बहुत आगे निकल गया है और हम अभी अभी शुरू कर रहे हैं। चाइना ने ये गेम अपना लंबा बना लिया और अमेरिका भी उसके सामने बहुत हद तक सरेंडर है। वो आपने ट्रंप की विजिट में देखा होगा। तो कहीं ना कहीं भारत को अब इस पूरी रिसाइकलिंग की भी कहानी को समझना होगा रेयर अर्थ के लिए और अपना लिथियम गेम ठीक करना होगा, नहीं तो हम पूरी तरह चीन पर आश्रित हो जाएंगे। तो क्या क्या हमने देखा, क्या क्या हमने यहां समझा कि हमारे रिजर्व जल्दी जल्दी हम ढूंढें, प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, और उसके बाद उनका खनन शुरू हो, फिर आगे प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, रीसाइक, वो सब उसके बाद आता है। हमारे जितने भी लिथियम बैटरी के बड़े बड़े पीएलआई के प्लांट लगने थे उसमें प्रपोस्ट का केवल 2 से 3% हुआ अभी तक। उसको तेज गति दी जाए और ऑल्टरनेटिव सोर्सेस और ढूंढे जाएं इंपोर्ट के, नहीं तो हम एक बहुत बुरे चोक होल्ड में फंस रहे हैं। समझ गए कहानी लिथियम की आप? गुड 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 गुड। आपके पास कोई और पॉइंट हो तो शेयर कीजिए। अब आते हैं चौथी खबर पे। भारत में रूफटॉप को सरकार काफी प्रमोट कर रही है और अब बड़े बड़े कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को इसमें इन्वॉल्व करने का प्रयास है। तो ये है क्या, ये काम कैसे करता है? देखिए, रूफटॉप सोलर सिस्टम जब लगाया जाता है, सोलर पैनल ऊपर लगते हैं, इन पे सब्सिडीज वगैरह भी मिलती हैं। उसके पहले साइट का असेसमेंट, प्लानिंग और सिस्टम डिजाइन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका पूरा ना तो सब्सिडी मिलेगी और ना आप एफिशिएंटली उसको बना पाएंगे। सोलर पैनल पूरे इंस्टॉल किए जाते हैं, मीटर इंस्टॉल किया जाता है, बिजली को वो सनलाइट को डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, फिर एक इन्वर्टर वहां लगा होता है जो उसे एसी में कन्वर्ट कर देता है। आप अपना घर उससे चला सकते हैं, होम लोड। और अगर नेट मीटर आपके यहां लगा हुआ है बाय डायरेक्शनल, सीधे मेन पावर ग्रिड में जाएगा। आप अगर सप्लायर हैं आपको बिल में कटौती मिलेगी या पैसा मिलेगा, आप अगर नेट कंज्यूमर हैं तो आप पैसा भरिए। तो इस तरह से ये
8 स्टेप्स में एक फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेस बनती है जिससे रूफटॉप सोलर काम करता है। बहुत प्यारा इमेज है ये, इसको आप पूरा पढ़िए डाउनलोड करके। सोलर पैनल, इन्वर्टर, माउंटिंग स्ट्रक्चर, नेट मीटर, प्रोटेक्शन डिवाइसेस, मॉनिटरिंग सिस्टम। और ये बिल्कुल सच है कि जिस तरह की गर्मी भारत में है, अगर वाकई में सोलर एनर्जी हमने घर घर पहुंचा दी तो हमारी बहुत सारी समस्याएं अगले 10 साल में हल होंगी। एक बात ध्यान रखना, रातों रात कुछ भी नहीं होता। स्कीम का नाम कितना भी बड़ा हो, कितने भी फैंसी पीआर हो, ऑन ग्राउंड थिंग्स टेक टाइम, ये बात कभी नहीं भूलनी है। तो दोस्तों, पूरा सोलर पीवी पैनल से काम शुरू होता है। डीसी इलेक्ट्रिसिटी बनती है जिसे हमें एसी में इन्वर्टर की मदद से कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि डीसी से बहुत सारी चीजें नहीं चलाई जा सकती हैं। और जिस बिल्डिंग से, घर से, फ्लैट से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, हाउसिंग सोसाइटी से बिजली बनी, पहले वो अपनी नीड फुलफिल करेगी। उसके बाद सरप्लस पावर इज एक्सपोर्टेड टू द ग्रिड एज पर द रूल्स। नेट मीटरिंग से पता चलता है कि इन्हें फिर रेट के हिसाब से कितना पैसा दिया जाना है। तो इसमें लिमिटेशंस क्या क्या आ सकती हैं? रूफ पे जगह कितनी है, पहली बात तो ये। पैनल शेड कितना है, पैनल क्वालिटी है, इन्वर्टर एफिशिएंसी, जो वहां की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के नियम, और स्टेट लेवल बिलिंग रूल्स। तो मतलब इसमें मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व है। अगर सही ढंग से प्लानिंग हो तो ये एक नेट विनिंग प्रपोजिशन इंडिया के लिए बनेगा आने वाले सालों में। हालांकि बहुत सारे क्षेत्रों में टेक्निकल मैन पावर की ही कमी है। अभी आज ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो पीएनजी, क्योंकि एलपीजी की क्राइसिस चली रही है आपको पता है, पीएनजी इंस्टॉलेशन के लिए जिस तरह के टेक्निकल स्किल्स वाले टेक्नीशियंस चाहिए, उनकी भारी कमी हो गई है भारत में। साथियों, डे टू डे अपडेट्स आप चाहते हैं जो जो हमारे सिस्टम में प्रोड्यूस हो रहा है, ब्लॉग्स, वीडियोस, तो ये फॉर्म को स्कैन करके अपना ईमेल आईडी शेयर कर लीजिए, हमारी टीम आपको डेली मेल भेजेगी। आइए 5वां अपडेट देखते हैं। 1 पर्सन 1 वोट प्रिंसिपल। भारत एक बड़ा खूबसूरत लोकतंत्र है। 1 पर्सन 1 वोट का सिद्धांत बोलता है कि हर एलिजिबल वोटर के पास एक वोट होगा, और इसलिए सारे नागरिक लोकतंत्र में एक बराबर हैं। यही है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा, आर्टिकल 326, जिसमें वोटिंग एज अब 18 ईयर्स की है। चुनौती यह थी कि 200 साल तक अंग्रेजों द्वारा लूटे गए देश में डेमोक्रेटिक कल्चर की स्थापना करना। और अगर टॉप लीडरशिप इसमें यकीन ही नहीं करती तो भारत में चुनाव ही नहीं होते। लेकिन एक ग्रेट डेमोक्रेटाइजेशन का फेज 48 से 51 में चलाया गया। गरीब से गरीब व्यक्ति को भारत के इतिहास में हजारों साल में पहली बार हो रहा है वोट मिल रहा है। गरीबों को तो पता भी नहीं वोटिंग होती क्या है। अंग्रेजों के समय जो चुनाव होते थे उसमें तो सिर्फ समाज के टॉप लेयर को, गरीब को तो पता भी नहीं है। तो अगर नेहरू चाहते तो किसी को वोटिंग राइट देते नहीं, भगवान बन जाते। उन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी को काम पे लगा दिया और गरीब से गरीब व्यक्ति को यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज देना ही देना है, यह सुनिश्चित किया। उस वक्त जो स्पिरिट थी वो थी स्पिरिट ऑफ इंक्लूजन, कि कोई भी छूट न जाए अडल्ट सफरेज के हिसाब से। पहले 21 थी, बाद में वोटिंग एज 18 हुई 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और इससे जुड़ी कुछ और बातें यहां दी हैं। यह इतिहास का एक बहुत शानदार इमेज इन्फोग्राफिक हमने आपके लिए बनाया है। भारत की आबादी 35 करोड़ के आसपास थी और भयानक क्राइसिस से देश गुजर रहा था। गरीब तो था ही, दूर दराज के क्षेत्रों में कई जगह सरकार ही नहीं होती थी, कोई कंप्यूटर नहीं, मोबाइल फोन नहीं, डिजिटल रिकॉर्ड नहीं, 90% इलिटरेसी, स्टाफ की कमी। ऐसे में पहला चुनाव करवाना और करोड़ों लोगों को वोटर लिस्ट पे लाना और लगातार उसको सुधारना, यह कमाल हमारे देश के फाउंडर फादर्स ने कर दिखाया। और आज तक उस आधारशिला, उस पूरी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बदौलत इस देश का लोकतंत्र बिल्कुल तन के खड़ा है। इसे बचा के रखना हम सबकी बेसिक ड्यूटी है। इसको पूरा पढ़िएगा, बहुत सारा डेटा आपको उस समय का मिलेगा। आई कंसिडर इट नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल कि यह सब हुआ और एक के बाद एक चुनाव हुए। अब हम आते हैं आज की छठी खबर पर।
व्हाट एग्जैक्टली इज अमेरिका डूइंग टू क्यूबा? अमेरिका ने क्यूबा पर इतना भयानक अत्याचार कर डाला है कि पूरा देश नष्ट करने की स्थिति में आ चुका है। ब्लॉकेड लगा दिया है, ना कोई अंदर जाएगा ना कोई बाहर जाएगा। सोचिए, एक पूरे देश को आपने ब्लॉक कर दिया है कि मैं तबाह कर दूंगा इस देश को, वेनेजुएला की ही तरह। अमेरिका क्यूबा पे सैंक्शंस लगा के, लीगल क्लेम लगा के, रिस्ट्रिक्शंस लगा के हर तरह से उसे नष्ट कर रहा है। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि क्रूज कंपनीज और कॉन्फिस्केटेड क्यूबन पोर्ट प्रॉपर्टी पे आपका कब्जा, और अब तो वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ, राउल कास्त्रो के खिलाफ ऑर्डर भी निकाल दिया कि ये अपराधी है, पकड़ के ले आओ, जैसे निकोलस मदुरो को लाए। मतलब ये किसी भी देश के राष्ट्रपति पे अपने देश में केस करके अपराधी घोषित कर देंगे, उठा के ले आएंगे। ऐसे तो अमेरिका का हर राष्ट्रपति हत्यारा है, क्योंकि जितने बम इन्होंने दुनिया भर में गिराए, इराक में गिराए, सीरिया में गिराए, लीबिया में गिराए, अफगानिस्तान में गिराए, वियतनाम में, इनमें से तो एक भी बच नहीं सकता। लेकिन वही कहते हैं जो थुसीडिडीज साहब कह के गए, द स्ट्रॉन्ग डू एज दे विश एंड द वीक मस्ट सफर, बिकॉज उनके पास ताकत ही नहीं है। और द स्ट्रॉन्ग विल डू एज दे विश, जो मन में आएगा करेगा, एंड द वीक मस्ट सफर एज दे विल सफर। कमजोर के पास ताकत ही नहीं तो वो बेचारा चुपचाप सफर करेगा। तो यही पावर पॉलिटिक्स होती है, और इस पावर पॉलिटिक्स में जो कमजोर फंस जाता है तो उसकी बहुत हालत खराब हो जाती है। ऐसा हम अपनी आंखों के सामने ही देख रहे हैं। इन्हें लगा था ये ईरान के साथ भी ऐसा कर देंगे, सारे पासे उल्टे पड़ गए। ईरान ने गेम ही बदल दिया, जिसकी पूरी सजा आप और हम उठा रहे हैं इस वक्त। फ्यूल क्राइसिस की बात कर रहा हूं। तो अमेरिका की बहुत लंबे समय से क्यूबा की पॉलिसी रही है इकोनॉमिक एम्बार्गो, और तोड़ दो इस देश को, लेकिन वो आज तक नहीं तोड़ पाए। अब 1959 क्यूबन रेवोल्यूशन के बाद, कम्युनिस्ट क्रांति आने के बाद, जो तुमने हमारी संपत्ति जब्त कर ली, अमेरिका बोलता है वहां क्यूबा में, अब हम वो सब वापस लेंगे। 1959 की क्रांति के बाद, समझ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 8-1 से हवाना डॉक्स के केस में ऑर्डर भी जारी कर दिया। तो ये एक 1996 का कानून है, हेल्म्स बर्टन एक्ट, जिसमें कॉन्फिस्केटेड क्यूबन प्रॉपर्टी पर लॉ सूट्स अलाउड हैं। और इसकी आड़ में अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया है, और वो ये बोलता है कि प्रॉपर्टी राइट, ह्यूमन राइट, एंटी कम्युनिज्म, इसके चलते हम किसी भी हालत में अब क्यूबा को नहीं छोड़ेंगे। क्यूबा में बिजली वगैरह सब समाप्त हो चुका है, पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, और अब वहां के राष्ट्रपति को उठा के लाने की तैयारी है। तो यह है दुनिया की पावर पॉलिटिक्स की स्थिति। बारीकी से आपको पूरा साल दर साल समझना है। फिदेल कास्त्रो, जो भारत के बहुत अच्छे मित्र रहे, उनकी पूरी कहानी, और कैसे CIA के सैकड़ों प्रयासों के बावजूद फिदेल कास्त्रो को मारा नहीं जा सका। यह फ्रस्ट्रेशन अमेरिका में बहुत गहरे तक है। तो यह कहानी है भैया कि अमेरिका अपनी पावर केवल मिलिट्री फोर्स से नहीं एक्सरसाइज कर रहा है, सैंक्शन, लॉसूट, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, फाइनेंशियल प्रेशर से भी। भारतीयों से ज्यादा यह बात कौन जानता है। तो यह है कहानी, और ईरान युद्ध इसका एकमात्र अपवाद रहा है। और अब तो ईरान और अपने आर्म्स और अम्यूनिशन को और मजबूत करके बैठ गया पिछले 40 दिनों में। तो अमेरिका के पास अब सेकेंड राउंड ऑफ वॉर शुरू करो और पूरे GCC को खत्म होता देखो, और या पीस डील करके वहां से निकल लो। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। ईरान इज द ओनली एक्सेप्शन है जिसको अमेरिका दबा नहीं पाया, तोड़ नहीं पाया। ये हमारा 25वां सेशन है, सबके लिए हम फ्री रिलीज कर रहे हैं दोस्तों। अच्छे से एंजॉय करें, पढ़ें, क्विजेस वगैरह भी चेकआउट करें। 7वां अपडेट आपके सामने है। नीट और JEE को मर्ज करने की बातें चल रही हैं। नीट में सारे सबूत आ चुके हैं कि पिछले 3 सालों में भयानक गड़बड़ियां हुई हैं। कोई बोलता पूरा ही पेपर रिलीज हो गया, कोई बोलता आधा रिलीज हो गया। अरे भाई, मैं कहता हूं 5 या 10 सवाल भी रिलीज हुए तो सिस्टम तो टूट ही गया ना। मतलब 5-10 सवाल की बात थोड़ी होती है, लीक होना ही नहीं चाहिए ना। पार्लियामेंट्री पैनल को अभी अधिकारियों ने बताया कि अब हम यूनिफाइड एंट्रेंस एग्जाम करवाना चाहते हैं, मतलब इंजीनियरिंग, मेडिकल का सब एक कर देंगे पूरे भारत में एक। ऐसा प्रपोजल है। अलग अलग सेक्शन मैथ्स और बायोलॉजी के होंगे। आपको क्या लगता है, अच्छा सजेशन है ये, या अलग अलग रखना चाहिए, बल्कि और डिसेंट्रलाइज करना चाहिए स्टेट लेवल पे? अपनी राय जरूर लिखिए। हो सकता है आपको ये प्रपोजल अच्छा लगता हो, क्या पता। अगर इन दोनों को सेंट्रलाइज करते हैं, मतलब हार्मोनाइज करते हैं, एक कर देते हैं, तो बहुत सारे करोड़ों लोगों की, स्टूडेंट्स की पूरी प्लानिंग और पूरे डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे।
हार्मोनाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि एक आइडेंटिकल पेपर होगा सारे स्टूडेंट्स के लिए। उसका मतलब होगा एक कॉमन फ्रेमवर्क होगा और इंजीनियरिंग और मेडिकल के सेक्शंस कुछ कुछ अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन एक ही संस्थान कंडक्ट करेगा, एनटीए। अब एनटीए के जो हाल आज हैं उसके हाथ में सब कुछ देना, यानी गिविंग अ क्योर वर्स देन द डिसीज। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। पेपर लीक का भयानक घोटाला भारत में चल रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है, पूरा माफिया है ये तो। और इतनी सुगमता से और इतनी बिल्कुल फ्लूइडिटी के साथ फ्रॉड चल रहा है कि आप यकीन ही नहीं कर सकते। इससे बड़ा अत्याचार भारत के मिडिल क्लास पे क्या हो सकता है, आप बताइए। लेकिन ये हो रहा है। तो यहां पर अब अगर सारी चीजें हार्मोनाइज हो जाती हैं तो जो लोग महंगी से महंगी कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं उनके पास एक एज आ ही जाएगी, अनलेस भारत सरकार खुद फ्री कोचिंग देना शुरू करे। पेपर बेस रखें कि कंप्यूटर बेस रखें, इस पे भी बात हो रही है। लेकिन अगर आप उन मासूमों में से हैं जिनको लगता है कि सीबीटी में तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता, तो मेरी संवेदना आपके साथ है, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। पेपर बेस्ड फ्रॉड पकड़े तो जाते हैं कम से कम। अगर सीबीटी में कोई घोटाला पीछे से हुआ, गुड लक ट्राइंग टू कैच इट। तो प्यारे दोस्तों, चाइना में जो गांव एग्जाम होती है जिसमें वहां के करोड़ों बच्चे तैयारी करते हैं और बैठते हैं, आज तक उसमें रिपोर्ट नहीं है कि कुछ भी लीकेज हुआ है। और भारत में तो स्केल की कोई एक परीक्षा भी नहीं होती है। तो किया तो सब जा सकता है अगर चाहत हो और वाकई में करप्शन को रोकने की इच्छा हो। लेकिन मेरा तो दिल बड़ा रोता है देख के बच्चों पे जो गुजर रही है। बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हैं बच्चे ऐसा। ये क्या हो रहा है इनके साथ। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक कॉकरोच रिमार्क दे दिया। सामान्यतः इतने बड़े पद पे बैठे लोग इस तरह के शब्दों से बहुत बचते हैं। अगर कॉकरोच को लेके कुछ बोला है जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने, तो वो क्यों बोला उन्होंने बाद में जस्टिफिकेशन भी दिया कि नहीं नहीं मुझे मिसकोट कर दिया गया भैया, मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा किसी को। जिन लोगों के पास फेक डिग्री है मैं उन्हें कॉकरोच बोल रहा हूं। ऐसी फेक डिग्री जो कोई चेक ही नहीं कर पा रहा है कि डिग्री है भी नहीं और व्यक्ति नौकरी करता चला जा रहा है, मैं तो ऐसों को कॉकरोच बोल रहा हूं। अच्छा, फेक डिग्री वाले कॉकरोच, सही है। तो चीफ जस्टिस साहब ने यह बात जुडिशियल ऑफिस में ही कही, इसलिए उसको काफी गंभीरता से लिया गया। समाज के युवाओं के लिए यह डिमीनिंग लैंग्वेज है ऐसा माना गया, और पब्लिक एक्टिविज्म के खिलाफ है ऐसा माना गया। देखिए, अगर आप वाकई ये दावा करते हैं कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा हूं। डिफिकल्ट एंड इनकन्वीनियंट लिटिगेंट्स आर एंटाइटल्ड टू डिग्निटी। यही तो है ना रूल ऑफ लॉ। किसी जज को पसंद नहीं आ रहा कोई लिटिगेंट जो उसके सामने केस लड़ने आया, वो डिफिकल्ट है, डिग्निटी आपको देनी ही पड़ेगी। आपने कई बार सुना होगा कि किसी अभियुक्त के लिए लॉयर्स केस लड़ने से मना कर देते हैं। किसी पे गैंग रेप का आरोप लगा है, लॉयर बोलते हैं इसकी तो हम बिल्कुल पैरवी नहीं करेंगे। क्या आपको पता है वो वाकई में अपराधी है? अभियुक्त और अपराधी अलग अलग होते हैं। अक्यूज्ड एंड क्रिमिनल, कन्विक्टेड क्रिमिनल। फिर कोर्ट बंदी कर दीजिए। अगर आपने पहले ही फैसला कर लिया है कि इसको तो एनकाउंटर करके मार देना है, किसे पता वो क्रिमिनल था? किसी इनोसेंट को लाके खड़ा कर दिया और उसको गोली मार दी कि देखो हमने अपराधी को मार दिया। इसीलिए संविधान बना है, आईपीसी बना है, बीएनएस बना, इतनी बड़ी जुडिशियल मशीनें, इतने हजारों जज हैं, वो तय करेंगे। वो बोलेंगे क्रिमिनल है, मान्य है। पुलिस थोड़ी बोल सकती है क्रिमिनल है, पुलिस सिर्फ अक्यूज्ड बोल सकती है किसी को। भारत में आज संस्कृति यह है कि पुलिस ने एक बार अक्यूज बोल दिया, ठोक दो, मार दो, बुलडोजर चला दो। हम खुद नष्ट कर रहे हैं अपना भविष्य। मत कीजिए ऐसा। एक दिन वो बुलडोजर आपके सिर पे होगा और वो बंदूक की नली आपके माथे पे होगी, क्योंकि आपने खुद उसको जला के राख कर दिया। रूल ऑफ लॉ में अंतिम बिंदु तक प्रोसेस फॉलो होनी चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं अभी मार दो, कुचल दो, गिरा दो, ठोक दो, वेल देन यू विल डिजर्व एवरीथिंग दैट कम्स योर वे। तो दोस्तों, अब ये पूरा का पूरा कॉकरोच का जो झगड़ा चल रहा है आपके सामने है। इसको लेके पॉलिटिकल मूवमेंट भी शुरू हो चुके हैं और युवा बोल रहे हैं कि हमें कॉकरोच बोला, चलो अब हम कॉकरोच बन के बताएंगे, वगैरह वगैरह। बहुत कुछ हो रहा है, देखते हैं समय में, विद टाइम वील सी। आज का
9th अपडेट है। हर न्यूज के ऊपर आपकी जो भी राय है कमेंट थ्रेड में लिखते चलिए। भारत का पीक पावर डिमांड ऐतिहासिक रूप से 271 गीगावाट हो गया भैया। तो मतलब एक तो गर्मी भी ऐतिहासिक ही है, इस वक्त भयानक गर्मी चल रही है इस वक्त तो, और कूलिंग की डिमांड बढ़ गई। लेकिन क्या आपको पता है भारत में कूलिंग अपैरेटस आबादी का केवल 10% के पास है। बाकी लोगों के पास कुछ भी नहीं है कूलिंग अपैरेटस, एट द मोस्ट अ फैन। इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि जो इतनी भयानक गर्मी है उसमें अगर आप रात को एक कूल एनवायरनमेंट में नहीं सोते हैं, दिन में आपकी प्रोडक्टिविटी आनी नहीं, और दिन में तो वैसे भी गर्मी है, तो ओवरऑल लोगों की न केवल सेहत बिगड़ती है, उनकी उत्पादकता क्रैश हो जाती है, और इसके लिए बहुत सिंपैथी की जरूरत है। पीक पावर डिमांड का मतलब होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी एट अ गिवन मोमेंट। तो यह भारत में ऐतिहासिक रूप से 271 हुआ और ग्रिड का कोलैप्स नहीं हुआ, तो यह तारीफ काबिल बात है। अब ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आप में से कुछ इंटरेस्टेड होंगे कि सर इसमें थोड़ा गहराई में जाना है। कोई बात नहीं, ये पूरा मैंने आपके लिए इमेज तैयार करवाया है। पावर जनरेशन के बेसिक्स जो टर्म्स होते हैं ना, प्लांट लोड फैक्टर, जनरेशन, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, सोर्सेस ऑफ पावर, रिन्यूएबल एनर्जी आरई, डिमांड एंड लोड टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं आप, डिमांड, पीक लोड, एवरेज डिमांड, ब्ला ब्ला ब्ला, रिलायबिलिटी एंड पावर सप्लाई, लोड शेडिंग वगैरह, एक एक की परिभाषा है। टीएनडी, मार्केट एंड कमर्शियल, ग्रिड एंड सिस्टम, यूनिट एंड मेजरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप पढ़ लेना, अपनी हार्ड नोटबुक में नोट भी कर लेना। वॉट यानी 1 जूल पर सेकंड, हमारा दिमाग 20 वॉट पे काम करता है, 20 जूल पर सेकंड लगता है हमारे दिमाग को केवल, और उसके समतुल्य काम करने के लिए एआई को पूरे प्लेनेट भर की ऊर्जा लग रही है, तो हमारा दिमाग है तो कमाल। किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, और वॉट इज अ यूनिट ऑफ पावर, याद रखना, एनर्जी पर सेकंड इज पावर। किलोवाट आवर जो है वो यूनिट हो जाती है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया ना टाइम से, फिर मिलियन यूनिट, बिलियन यूनिट, तो ये यूनिट्स को अगर एक बार समझ लेंगे तो थोड़ा आपके लिए आसान होगा। तो ये मैंने आपके लिए बना दिया है, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, समय तो देना ही पड़ता है भैया। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा कूलिंग इक्विपमेंट्स का यूज होने की वजह से पीक डिमांड आई, और इसीलिए आज मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अपील जारी की कि भैया थोड़ा आराम से, थोड़ा थोड़ा कम यूज करो, जहां तक हो सके हाथ रोक के यूज करो, क्योंकि आप जानती हैं ना, सेक्शंस ऑफ द ग्रिड कैन कोलैप्स अदरवाइज। तो इस तरह से भारत का 50% से ज्यादा आज भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड ही है सब कुछ। रिन्यूएबल आ रहा है धीरे धीरे, और आने वाले 10 सालों में वो काफी हो जाएगा। इंस्टॉल कैपेसिटी एक चीज होती है, ट्रांसमिशन, फ्यूल सप्लाई, स्टोरेज, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन एक पूरा अलग इकोसिस्टम होता है। भारत सरकार रिन्यूएबल ला रही है, बैटरी स्टोरेज ला रही है, रिन्यूएबल के इंटरमिटेंस को खत्म करने के लिए कोल फ्लेक्सिबिलिटी ला रही है, एफिशिएंट कूलिंग ला रही है, स्मार्ट ग्रिड ला रही है। इन सब से कोशिश की जा रही है कि भयानक गर्मी के दौरान ग्रिड कोलैप्स ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। मजा आया सेशन में, एंजॉय कर रहे हैं, ग्रेट। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया। आज की आखिरी खबर एआई पर है, तो मैं आपसे एआई टर्बोचार्जर कोर्स की साइट विजिट करने का अनुरोध करता हूं, नीचे लिंक दी हुई है, turbocharger.billionaires.ai। यह आपका एआई की दुनिया में पहला सॉलिड कदम हो सकता है। बहुत बढ़िया लाइव क्लास रहेगी, ये 13 जून की सैटरडे सुबह 8 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी। इसमें एनरोल कीजिए और अपनी एआई जर्नी को मजबूत कीजिए, क्योंकि ये एज ही एआई की है। अब एआई टर्बोचार्जर को 1 डे कोर्स with very long support after that via online AI club and access to the videos for 1 year, etc. AI में एक टर्म है एंटरप्राइज एआई एडॉप्शन। आप और हम चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तुरंत यूज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 10,000 एम्प्लॉइज की कोई कंपनी जब एआई को लागू करना चाहती है तो पसीने छूट जाते हैं। बहुत मुश्किल होती है एआई को लागू करने में, क्योंकि एआई एक कंपनी में बहुत अलग ढंग से लाना पड़ता है। यू कैन नॉट जस्ट गिव 10 पीपल और 10,000 पीपल चैट जीपीटी एंड एक्सपेक्ट दैट एवरीथिंग विल बिकम मोर प्रोडक्टिव। इसी को एंटरप्राइज एआई कहा जाता है। एंटरप्राइज एआई एडॉप्शन अब तेजी से एक्सपेरिमेंटेशन से रियल बिजनेस डिप्लॉयमेंट की तरफ बढ़ तो रहा है। स्केलिंग में बहुत दिक्कत होती है, स्केलिंग है ना व्यापक स्तर पे उसको लाना।
अलग अलग कंसल्टेंसीज ने यह बताया है कि जब तक CXO लेवल से कमिटमेंट नहीं हो, एंटरप्राइज AI कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इससे जुड़ी हमने यहाँ कई बातें लिखी हैं, इसको आप देखिए, सरल भाषा में समझाता हूं। अगर आपको किसी बड़ी कंपनी में AI लाना है, पहली शर्त है सारे CXOs को इन्वॉल्व करो। दूसरी शर्त है उन्हें यह बताया जाए कि आपकी कंपनी का वर्किंग DNA चेंज होगा। AI इज नॉट समथिंग यू पुट ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कफ्लोज। नो, इट इज नॉट IT। AI इज डेफिनेटली नॉट IT चलता रहेगा, लेकिन AI सारे वर्कफ्लोज को रूट से रीडिजाइन करेंगे तो AI का रियल बेनिफिट मिलेगा। यह करना एक बहुत कठिन काम होता है, इसलिए 5 लेवल बनाए जाते हैं कंपनीज के AI एफिशिएंसी के। लेवल 5 AI नेटिव कंपनीज बहुत कम बन पाती हैं, मैक्सिमम लेवल 1 2 पे ही खत्म हो जाती हैं, उसके आगे नहीं जा पाती हैं। तो आने वाले समय में हमको AI क्या वाकई एंटरप्राइज में चलेगा या नहीं, ये पता चलेगा। अब ये मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूं, देखिए, पैसा एंटरप्राइज AI में ही है। अब गूगल हो, ओपन AI हो, ग्रॉक हो, जो भी हो, इन्होंने अरबों डॉलर पूरे लगा दिए हैं अपने AI को बनाने में। अगर एंटरप्राइज से ये कमा नहीं पाए तो ये AI कंपनीज ही चल नहीं पाएंगी। इसलिए एंटरप्राइज AI अडॉप्शन होना जरूरी है। आई होप ब्रॉड आइडिया आपको समझ में आया। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। अब आप क्विज वगैरह चेक कीजिए, पासवर्ड मैंने शुरू में बता दिया था, और तुरंत हमारा लेवल ज्वाइन करें अगर आप अभी तक मेंबर नहीं हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।